आप सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में दृष्टि का मैगजीन जून मंथ का जो है जुलाई मंथ का एक्चुअली एक मंथ डिले आता है तो उसको एक-एक टॉपिक वाइज करके हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स रिसेंटली हो रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे रेशियो का पेपर हो, एसआई का हो या फिर बीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट का जो भी है। तो इसलिए मैगज़ीन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली एक-एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे दृष्टि आई मैगज़ीन का, ताकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो। तो अभी से करेंगे तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखिए पहला क्या है कि रूसी मतलब कौन-कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन होगा, तो इसमें सबसे फर्स्ट हो जाएगा रूसी तेल पे पश्चिमी प्रतिबंधों पे भारत की चिंताएं क्या-क्या हैं, तो ये न्यूज में है तो इससे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। और फिर अपना जो बेस है ना हम लोग का वो भी मजबूत होगा। भारत ब्रिटेन विजन 2035 और सीएटी पे चर्चा होगा। इसके अलावा भारत का मालदीव के साथ जो भी संबंध है, वैसे भी पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के बारे में तो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन का मेगा डैम जो बन रहा है उसको लेकर के क्या विवाद हुआ है या क्या मैटर है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर के फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, तो सबसे पहले है रूसी तेल पे पश्चिमी प्रतिबंध पे भारत की चिंताएं क्यों हैं, ऐसा क्या हो गया कि ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, ठीक है? तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत में प्रस्तावित भारत में प्रस्तावित अमेरिकी रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 की तीखी आलोचना की गई है, ठीक है? अमेरिका और रूस जो प्रतिबंध लगाया है उस पे आलोचना हुआ है, जिसमें रूसी तेल और ऊर्जा उत्पादों का आयात करने वाले देशों पे 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। कुल मिला के कहा गया अमेरिका के द्वारा कि जो भी रशिया से कोई भी प्रोडक्ट तेल संबंधित या ऊर्जा एनर्जी से रिलेटेड लेगा, उसके पे अमेरिका में व्यापार करने के लिए 500% टैरिफ लगाई जाएगी, अर्थात कि वो अमेरिका में लगभग नहीं के बराबर व्यापार कर पाएगा, ठीक है? तो ये मेन मैटर था। और ये लागू कब किया था अमेरिका, इससे नीति कब बनाई थी ड्राफ्ट, तो 2025 में। यह कदम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसकी कड़ी दबाव के साथ आया है, जिसने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दिया। और स्पेशली ये 3 देशों के लिए आया है जिनमें शामिल है भारत, चाइना और फिर ब्राजील, ठीक है? भारत, चाइना और ब्राजील। यदि उन्होंने रूसी तेल को खरीद जारी रखते हैं तो उन्हें 100% जो है वो सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तो 3 देश भारत, चीन और ब्राजील को कड़ी चेतावनी दी गई है। भारत ने पश्चिमी देशों पर दोहरी मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है और भारत का कहना है कि यूरोपीय जो देश हैं, वो कंट्री हैं, वो खुद रूस जो है रसिया, उससे ऊर्जा खरीद रहे हैं, उससे तेल खरीद रहे हैं और बाकी देशों पे ऐसा प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये तो एक तरह से दोहरी नीति हुई जैसा अंग्रेज अपनाते थे, जबकि अन्य देशों पर इसे रोकने का दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया मेन पॉइंट कि एक्चुअली ये विवाद का क्या कारण था, ऐसा क्या क्या हो गया जो इश्यू बना, मुद्दा आया, ठीक है? द्वितीय प्रतिबंध सेकेंडरी सेक्शन क्या होते हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली सेकेंडरी सेक्शन जो यहाँ पे धमकी दिया गया है कि आप लोगों को द्वितीयक सेक्शन लगाए जाएंगे, तो द्वितीय सेक्शन होता क्या है ये तो जानना जरूरी है ना। तो चूंकि द्वितीय प्रतिबंध एक प्रकार का आर्थिक दंड है जो सीधे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाले देश या जो भी इंस्टीट्यूट होती है उसको, बल्कि तीसरी पक्ष आमतौर पे अन्य देशों, कंपनियों या व्यक्तियों को दंडित करता है, ठीक है?
जो प्राथमिक प्रतिबंध लक्ष्य के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, अर्थात जिन जिन वस्तुओं पे प्रतिबंध है उनके साथ अगर व्यापार जारी रखते हैं तो एक तरह से इनको इकोनॉमिकली दंड दिया जाता है। वही है द्वितीय प्रतिबंध या सेकेंडरी सेक्शन। इसका लक्ष्य होता है, प्राथमिक लक्ष्य जो है इसका ये है, जैसे रशिया और ईरान आदि को और अधिक पूर्णतः अलग करना। ठीक है, तो इनका इस सेक्शन का जो सेकेंडरी सेक्शन है इसका प्रथम उद्देश्य ये है कि रूस और ईरान जो भी तेल निर्यातक और उनके विपक्षी हैं नाटो के, उनको कम से कम अलग थलग कर दिया जाए बाकी देशों के साथ, तथा अन्य पक्षों को उनसे जुड़ने से हतोत्साहित किया जाए ताकि और लोग भी उनसे कनेक्टेड नहीं हो पाए, भले ही वे तृतीय पक्ष स्वयं किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न कर रहे हों। ठीक है, तो ये चीजें इनका लक्ष्य है कि इनको मतलब उससे अलग थलग कर दिया जाए ताकि वो अकेला पड़ जाए देश और उनकी इकोनॉमी वो हो जाए, कोलैप्स हो जाए। ठीक, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये प्राथमिक प्रतिबंधों को और प्रभावशाली बनाते हैं और प्रतिबंध कानूनी खामियों लूप होल्स को ये ढूंढते हैं। ठीक है, लूप होल्स को बंद करते हैं और प्रतिबंधों से बचने के तरीकों वर्क राउंड्स को हतोत्साहित भी करते हैं। सेकेंडरी प्रतिबंध के तहत जो है वो 100% टैरिफ शुल्क लगाया जाता है और कहा जाता है कि वित्तीय पहुंच को अवरुद्ध किया जा सकता है। इन द सेंस कि स्टार्टिंग में ये लोग 100% टैरिफ लगाएंगे ताकि ये देश जो है रशिया और ईरान जैसे देशों से अपना तेल और ऊर्जा का आयात रोक दें। यहाँ तक कि उन विदेशी संस्थाओं पर भी जो प्रतिबंध लगाने वाले देश से सीधे जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो भी फॉरेन के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, संस्था हैं, उनसे उनको भी इस तरह की टैरिफ लगाई जाती है, जबकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना आप, तो भी उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है प्राथमिक के तहत। कितना परसेंट टैरिफ? तो 100% टैरिफ। सेकेंडरी प्रतिबंधों को लेकर के चिंताएं क्या क्या हैं? ये जो प्रतिबंध है ना, एक देश के कानून को दूसरे देशों के मामले में थोपते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रतिबंध सही बात है उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके देश की पर्सनल प्रॉब्लम है, किस देश के साथ दुश्मनी है, लेकिन दूसरे देशों को इसको थोपना नहीं चाहिए, या फिर उनको जिसे कई देश जो होते हैं वो आर्थिक दबाव या इकोनॉमिक कोर्सन मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे देशों का मानना है कि इस तरह से प्रतिबंध, सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिक कोर्सन होगा। द्वितीयक प्रतिबंध राजनयिक जो संबंध है उसमें भी तनाव उत्पन्न करते हैं, और खासकर यदि लक्षित तीसरा पक्ष सहयोगी हो। ठीक है, खासकर ये तब होता है जब वो थर्ड पार्टी जिसके पे ये लोग दबाव बनाते हैं वो उनका सहयोगी हो, तो दोनों की इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, रूसी तेल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो चूंकि इतना टैरिफ लगाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी भारत, चाइना और ब्राजील जैसे विकासशील देश जो हैं वो उनसे व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों करें? इनको कोई तो लाभ होगा, भारत हमारे देश को कुछ तो फायदा होगा। तो वैश्विक अस्थिरता के बीच में रणनीतिक संरक्षण, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है, 2022, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल रियायतों दर पे बेचा गया। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे यूरोपियन कंट्री अमेरिका के द्वारा रसिया पे, तो रूस पे प्रतिबंध के कारण रूस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने जो तेल का दाम है उसमें बहुत ही कम कर करके रियायती दरों पे भारत को और अन्य देशों को जो उनसे परचेज करना चाह रहे थे वो बेच रहे थे। इसने भारत को मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और चालू खाता घाटा को स्थिर रखने तथा ईंधन सब्सिडी को कम करने में मदद किया। और चूंकि वहां से बहुत सस्ते दाम पे भारत में तेल का आयात हो रहा है, इसकी वजह से भारत में जो मुद्रास्फीति थी, बहुत ज्यादा महंगाई थी, क्योंकि तेल के बढ़ने और घटने से जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है मार्केट में बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने में भारत को मदद मिला है। रूस से
रियायती दर पे कच्चा तेल आयात करके भारत ने लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की है। 13 बिलियन का ये सेविंग कर लिया भारत। कब से कब तक? तो 2022 से 24 के बीच में भारत जो है वो 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेविंग की है। वर्ष 2022 के बाद बढ़ती निर्भरता, ठीक है, तो 2022 के बाद चूंकि सस्ते दामों पे तेल मिलने लगे, तो भारत के तेल में आयात में रूस का योगदान केवल 2.1% था, लेकिन अब यह बढ़कर के 35.1% हो गया है। ठीक है, तो सोचिए पहले मात्र 2% रूस से तेल आता था, अभी 35% आ रहा, 35%। इससे क्या हुआ? तो रूस पश्चिम एशिया स्रोत जैसे कि कतर, यूएई से जो आता था उससे भी आगे निकल करके रूस जो है वो भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। 2024 में भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग कितना 1.9 मिलियन बैरल तेल का आयात किया है, जबकि इसके पहले यह 21 में मात्र 0.1 मिलियन बैरल था, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया 1.9 और शीर्ष तेल निर्यातक हो गया रूस भारत के। ठीक है, और यही बातें खटकने लगी किसको? तो यूरोपीय कंट्री को, और किसको? तो अमेरिका को, नाटो के मेंबर्स को, कि किस तरह से भारत को मुनाफा हो रहा है, रशिया को भी मुनाफा हो रहा है। भारत रूसी प्रतिबंध अधिनियम और नाटो के टैरिफ खतरों का विरोध क्यों कर रहा है? ठीक है, तो अब ये पॉइंट भी बनता है ना कि भारत जो है वो रूस प्रतिबंध अधिनियम जो अमेरिका ने लॉन्च किया, बनाया 2025 में, और नाटो का जो टैरिफ है बढ़ाने का धमकी है, उसका विरोध क्यों कर रहा है? भारत ऑब्वियस से विरोध करेगा, क्योंकि भारत को अपना अगर सोचे तो भारत की इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मदद हो रही है। तो यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा की बात किया जाए तो भारत अपनी 85% से अधिक जो कच्चे तेल की आवश्यकता आयात करता है, और वर्ष 2022 से रूसी तेल इसका एक प्रमुख स्रोत रहा है, और भारत लगभग 35% वहां से तेल मंगा रहा है। रूस जो वैश्विक तेल का 10% आपूर्ति करता है, इसको बाहर करने से कीमतें जो हो जाएंगी वो 130 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती है। तो भारत का ये भी कहना है कि अगर रूस से तेल हम ना मंगाएं तो विश्व में जो बैलेंस है ना वो शायद बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहां से वह पूरे विश्व का वो तेल का 10% आपूर्ति करता है, और वहां से तेल नहीं मंगाने पे क्या होगा कि जिन कंट्री के पास तेल होगा उन पे ज्यादा दबाव पड़ेगा तेल और निकालने का, और कॉस्ट बढ़ेगी। इसकी वजह से वैश्विक कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, और जो भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको विश्व स्तरीय नुकसान होगा। इसलिए भारत कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर रहा है चीजों को, तेल खरीद के रूस से। पश्चिमी, और ये भी देखिए सेकेंड फर्स्ट पॉइंट तो था ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदा तो उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा को कहीं ना कहीं सुरक्षा मिल रही है, और जो इन्फ्लेशन है उस पर भी कंट्रोल हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पश्चिमी द्वारा दोहरा मापदंड, ठीक है, तो सही बात है, जो पश्चिमी के देश हैं, यूरोपीय कंट्री है, वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, खुद तो तेल ले रहे हैं और अदर कंट्री पे बैन टैरिफ का धमकी दे रहे हैं। तो भारत ने यह इंगित किया है कि कई यूरोपीय देश जो हैं अभी भी रूसी ऊर्जा खरीदते हैं, प्रायः किसी तीसरे देश के माध्यम से। तीसरे देश अर्थात थर्ड पार्टी, जैसे रूस ने किसी अन्य देश को तेल बेचा और उस देश से यूरोप ले लिया, तो यूरोप को ये सोचना चाहिए कि इसका सोर्स जो है वो तो रूसी है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं यूरोपीय कंट्री जो है वो खरीद रहे हैं। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ ने अपने 18% जो प्राकृतिक गैस है वो रूस से ही आयात किया था। ठीक है, तो ये सेकंड तर्क हो गया भारत का। ठीक है, पहले तो हो गया कि ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक कितना मदद कर रहा है, भारत सेकंड कर रहा है कि आप लोगों का दोहरा मापदंड है, क्योंकि 18% तो आप खुद ही जो है वो प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं। भारत का तर्क यह भी है कि पश्चिमी देशों पर वही मानक लागू नहीं किए जाते हैं जिससे अमेरिका और नाटो द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता और निष्पक्षता पे प्रश्न उठता है। ताकि जब नाटो और अमेरिका जो है वो अन्य देशों पे जो प्रतिबंध लगा रहा है, वो खुद अपने पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता है, जो थर्ड पार्टी से उनसे प्राकृतिक गैस 18% खरीद रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया, ये सेकेंड तर्क हो गया। क्या फर्स्ट तर्क क्या था?
ऊर्जा सुरक्षा। सेकंड क्या हो गया, उनका खुद का लगाया गया दोहरा मापदंड। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा और सेकंड हो गया दोहरा मापदंड। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि व्यापारिक संप्रभुता को खतरा। इससे क्या हो जाएगा, अगर भारत ऐसा ना करे तो उससे लॉसेस कितने होंगे। तो देखिए, व्यापारिक संप्रभुता को भी खतरा होगा, जैसे कि जो 100% और 500% टैरिफ का बात किया जा रहा है, उसकी वजह से भारत के सभी अमेरिकी निर्यात प्रभावित होंगे। अब ये बात है कि 100% और 500% जब गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, उनमें उछाल होंगी, तो अमेरिका में बहुत ज्यादा कोई खरीदेगा नहीं। जैसे 2024-25 में भारत के लगभग 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार अधिशेष को खतरा पहुंचने का लक्ष्य है। ठीक है, विशेष रूप से आईटी, वस्त्र और दवा, क्योंकि भारत से बहुत ज्यादा जो है वो आईटी सेक्टर के जो मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स, वो निर्यात किए जाते हैं, वस्त्र निर्यात किए जाते हैं और मेडिसिन निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पे सस्ते दरों पे बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजों में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे पहले वर्ष 2019 में भारत ने अमेरिका के द्वितीय प्रतिबंधों के चलते जो है ना ईरानी तेल आयात बंद किया था, जो उसकी आर्थिक संप्रभुता पे दबाव को दर्शाता है। जबकि इसके पहले भारत दबाव की वजह से 2019 में ईरान के साथ आयात बंद कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब रूस के साथ भी इन लोग दबाव बना रहे हैं। तो ये तो हो गया कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो भारत की खुद की संप्रभुता है उनकी, कि हम किसके साथ व्यापार करें नहीं करें, उसको खतरा है। ठीक है, उसमें कोई अदर कंट्री दबाव नहीं बना सकता। तीसरी पॉइंट है, तो फर्स्ट हो गया ऊर्जा सुरक्षा, सेकंड हो गया दोहरी उनकी नीति मापदंड, तीसरा हो गया व्यापारिक संप्रभुता को खतरा। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि वार्ता की रणनीति। ठीक है, तो भारत इन प्रतिबंधों की धमकी को दबाव की रणनीति मानता है और कहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है ताकि अपनी चिंताओं को साझा कर सके और प्रस्तावित जो टैरिफ है ना उसे छूट या रियायतें भी प्राप्त किया जा सके। जो 100 से 500% उसमें कुछ छूट लेने की कोशिश कर रहा है भारत, अपना जो भी कंफ्यूजन है उसको चिंताओं को साझा करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो ये रहे 3-4 पॉइंट किसका, तो मतलब इसके बारे में जो आया है ना भारत रूस प्रतिबंध अधिनियम, उसके बारे में लेके। अब भू राजनीतिक दबाव के बीच में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तो भारत कौन कौन सी रणनीतियां अपना सकता है। ठीक है, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, जो भी ये भारत नाटो का अमेरिका का एक प्रतिबंध अधिनियम आया है 2025 का, सबसे पहले तो जाने हम लोग ये चर्चा में क्यों रहा। सेकेंड चीज जाने की चर्चा में रहा, तो ये सेकेंडरी जो है ना जिसपे 100% 500% प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, वो होता क्या है। उसके बाद भारत जो है रूस से तेल निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है, तो उसके क्या क्या इसके फायदे हैं। फिर हम लोग देखें कि उसका भारत विरोध कर रहा है, उस अधिनियम प्रतिबंध जो है वो कुछ तो उसमें होगा ना ऐसी चीजें जिसकी वजह से भारत विरोध कर रहा है। तो भारत विरोध क्यों 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 कर रहा है, उसका भारत का क्या लॉजिक है, भारत का पक्ष क्या है, उसको देखिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन चीजों से निपटने का, ऊर्जा जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत और क्या क्या रणनीतियां अपना सकता है, किस तरीके से इसका एक तरह से सोल्यूशन का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है ऊर्जा आयात का विविधीकरण। ठीक है, तो भारत अब जो है वो 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, जबकि पहले ये संख्या मात्र 27 थे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है भारत, बहुत सारे देशों से लेकर के ऊर्जा आयात करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा जो है योगदान ना हो, या किसी के कंट्री के साथ कोई विवाद होने की कोई घटना होती है ऐसी, तो उस केस में भारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, इसलिए भारत क्या कर रहा है, अपना विविधीकरण कर रहा है, डायनेमिक हो रहा है भारत ऊर्जा आयात के मामले में। तो वो अपना देशों सहयोगी जो देश है उनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, पहला। साथ ही भारत क्या कर रहा है कि भारत सऊदी अरब, इराक और अफ्रीकी देशों से तेल आयात भी बढ़ा रहा है, ताकि रूस पे जो निर्भरता है 35% वो कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा भारत क्या कर रहा है, तो ऊर्जा अनुकूलन के लिए क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ जो संगठन है भारत के, सार्क, बिम्स्टेक, इन जैसे मंचों के साथ भी सहयोग मजबूत करना चाहिए भारत को, क्योंकि इसके वजह से भी भारत को ऊर्जा जो है सुरक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा G20 और अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ भी 2+2 वार्ता जैसे रणनीतिक संवाद मंचों का उपयोग करके भी इन प्रतिबंधों से छूट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा सामरिक तेल भंडार, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या बनाना, ठीक है। इसके अलावा भारत क्या कर सकता है, तो जैसे विविधीकरण कर सकता है, 40 देशों से मंगा सकता है। जो गल्फ खाड़ी के कंट्री के देश हैं उनसे बढ़ावा दे रहा है। जो भी संगठन है उनके साथ अपना रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। इसके अलावा सामरिक तेल भंडार भारत कर सकता है, जैसे कि भारत को अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर के विस्तार की गति तीव्र करनी चाहिए, ताकि वैश्विक आपूर्ति में अगर कोई भी रीजन से रुकावट हो, जैसे वर्ल्ड वार बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना, तो उसकी वजह से भारत के पास सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सके, क्योंकि भारत के पास इतना तेल भंडार हो सके कि 2-3 साल आराम से उसकी बिना टेंशन के फ्रीली उपयोग किया जा सके। विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ भविष्य उन्मुख समझौता भी करना चाहिए भारत को। इससे जो है पूर्वानुमेय कीमतों पर तेल की आपूर्ति बनी रहेगी। घरेलू ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और जो भी घरेलू ऊर्जा उत्पादन है, जैसे नवीकरणीय स्रोत है, जैसे सोलर, पवन और परमाणु, नाभिकीय वगैरह, तो इन सब चीजों को भी बढ़ावा देना चाहिए। नीतिगत समर्थन, ठीक है, नीतिगत समर्थन और सार्वजनिक निजी भागीदारी, ट्रिपल पी, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है ना, पब्लिक पार्टनरशिप है ना, पब्लिक पर्सनल पार्टनरशिप के माध्यम से भी घरेलू तेल तथा गैस क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रण, जो कि 20% आने वाले समय में लक्ष्य भी किया गया है भारत का, कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा, तो उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और इसके अलावा जैव ईंधन हाइड्रोजन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन पहलों के तहत बड़े पैमाने पर तैनाती भी जारी रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा के समावेशन के लिए भंडारण और फिर ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में भी सुधार करना की आवश्यकता है भारत को, और जो कि उस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है। अब इससे जो है मेंस प्रश्न क्या बनने की संभावना है, तो देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि भारत रूस के साथ ऊर्जा व्यापार में पश्चिम के जो दोहरे मानदंड है ना, पश्चिम तो वैसे भी दोहरा मानदंड अपना रहा है, क्योंकि खुद वो तीसरी पार्टी से उनके ऊर्जा खरीद रहे हैं, तो इसकी निंदा करता है, ठीक है। इस आलोचना और भारत के भू राजनीतिक रुख को आकार देने में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करें, तो इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने प्रश्न में देख लिए। अब ये सेकेंड टॉपिक, ठीक है। तो भारत ब्रिटेन विजन 2035 और CATA क्या है, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों रहा, तो चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री के लंदन यात्रा के दौरान भारत ब्रिटेन विजन 2035 का अनावरण किया गया था, ठीक है। भारत ब्रिटेन विजन 2035 का अनावरण हुआ जब भारत के पीएम जो है वो लंदन गए थे, और व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते CATA, जो कि एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता FTA जो है बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, कि ब्रिटेन के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दे दिया गया। इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 100 अरब अमेरिकी जो डॉलर है उससे भी अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है भारत का ब्रिटेन के साथ। भारत ब्रिटेन विजन 2035 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो व्यापार और आर्थिक सहयोग, तो 9 हस्ताक्षरित CATA जो है विजन 2035 तक एक केंद्रीय विषय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसके अलावा रोजगार का सृजन करना। तो इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार से। ऑब्वियस सी बात है, जब फ्री ट्रेड होगा तो उधर का सामान बिना टैरिफ के इधर आएगा, इधर का सामान उधर जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा ही तो मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करना चाहेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति जो है JETCU इन शॉर्ट बोलेंगे, तो इसके कार्यान्वयन की देख रेख भी की जाएगी। और द्विपक्षीय जो निवेश संधि है BIT, इसको भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट में समझे तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, और इसके देख रेख करने के लिए एक समिति है JETCU, इसका ये देख रेख करेगी चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार, तो चूंकि प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल पे मुख्य ध्यान दिया जा रहा है, इसका लक्ष्य है कि अगली पीढ़ी जो है उसकी प्रौद्योगिकी को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, दूरसंचार और महत्वपूर्ण खनिजों में प्रगति करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे सेक्टर पे इसका इफेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे था कि
इकोनॉमिकल रूप से कौन सा व्यापार और आर्थिक सहयोग किस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो है IT सेक्टर में इसको बढ़ावा मिलेगा। फिर रक्षा के क्षेत्र, देखिए रक्षा के क्षेत्र में भी इसको बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने 10 वर्षीय, ठीक है, दोनों देशों ने 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें जेट इंजन प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसे क्षेत्रों और संयुक्त अनुसंधान विनिर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो रक्षा सेक्टर में भी 10 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया कि इन 10 सालों में किस तरह से हमारी जो है टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर होगी और हथियारों का विकास किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन हिंद महासागर क्षेत्र में रसद के लिए भी भारत पर निर्भर रहेगा और हिंद महासागर के क्षेत्र में जो ब्रिटेन को रसद जो चाहिए, जो भी उनको मटेरियल चाहिए, वो भारत पर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अलावा गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भी समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, इन शॉर्ट बोले तो RMSC। तो इतना कीवर्ड याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन में हम लोग को फैक्ट याद रखना है। इसकी स्थापना होती है और हिंद महासागर प्रशांत महासागर पहल के तहत भारत के साथ काम करेगा। ठीक, जलवायु एवं स्थायित्व, तो भारत और ब्रिटेन हरित वित्त जुटाने, ठीक है, जलवायु और स्थायित्व के सेक्टर में बात करेंगे तो जो भारत है वो ब्रिटेन हरित वित्त जुटाने, अपतटीय पवन, परमाणु प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने, हरित वस्तुओं में संयुक्त आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए मिलकर भी काम करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो है ही, जिसका पूरा प्रणेता ही भारत है, तो इस पर भी दोनों के बीच में सहयोग होगा। इसके अलावा आपदा रोधी और संरचना गठबंधन जैसे मंच भी इन प्रयासों को सुगम बनाएंगे। शिक्षा और कौशल के सेक्टर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए भारत में जो भी विश्वविद्यालय परिसर होंगे उनकी स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश हरित जो कौशल है साझेदारी के माध्यम से योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता और जलवायु से जुड़े रोजगार सृजन पर भी ध्यान देंगे। तो एक तरह से शिक्षा जो विश्वविद्यालय है उनके परिसर और फिर कौशल पर बढ़ावा दिया जाएगा, जलवायु से जुड़े रोजगार सृजन होंगे। इसके अलावा वैश्विक शासन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके वजह से भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड की वजह से जो बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता है ना, उसको सुदृढ़ करता है तथा संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और IMF और विश्व बैंक, इन सभी संस्थाओं में भी सुधार का समर्थन करेगा। क्योंकि चूंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड है तो ब्रिटेन कहीं न कहीं इन सारे संस्थाओं में भारत को सहयोग देगा और भारत भी उसको सहयोग देगा। भारत ब्रिटेन की मुख्य विशेषता जो CETA है, भारत ब्रिटेन CETA जो है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है आखिर? तो देखिए इनमें बहुत सारे हैं, जिनमें से फर्स्ट है कि शुल्क मुक्त पहुंच होगी भारत को ब्रिटेन के बजाय में 99% तक फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पहुंच होगा। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहन, ऑटो पार्ट्स, ये सभी श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं, इन सभी को लाभ मिलने वाला है। भारत जो है 90% टैरिफ लाइनों पे शुल्क में कटौती भी करेगा, उसे समाप्त करेगा, जो ब्रिटेन से आयातित जो 92% वस्तुएं हैं उनको शामिल करती है। तो भारत 99% अपना वहां पे निर्यात करेगा और वहां से भी 92% जो वस्तुएं हैं भारत में आएंगे टैरिफ फ्री, टैरिफ बहुत कम करके, जैसे कि कार हो जाएंगे, शराब इत्यादि। ठीक है, भारत समझौते के छठे वर्ष में ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ भी समाप्त कर देगा और जैसे ही ये समझौता का 6वां साल होगा तो 6वें साल में जाते जाते जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर भी टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा 40,000 जो है GBP से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई शुल्क तक नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे जो भी भारतीय पेशेवर हैं और कंपनियों को IT सेक्टर में बहुत ज्यादा पेशेवर भारतीय होते हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में विस्तारित बाजार पहुंच भी प्राप्त होगी। ठीक है, साथ ही इंजीनियरिंग, वास्तुकला, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर के अपनी सेवाएं दे सके वहां पे। ठीक है, तो वीजा प्रक्रिया भी सरल होगा। इसके अलावा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन होगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का क्या मतलब है? तो ये मतलब ये है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत जो है भारत ब्रिटेन CET भारतीय पेशेवरों को उनकी नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान से 3 वर्षों के लिए छूट देगा। ठीक है, जो भी यहाँ से पेशेवर जाएंगे कोई काम करें उनको 3 साल का छूट भी रहेगा, जिससे भारतीय प्रतिभा के
प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो बढ़ेगी, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। समावेशी विकास होगा। यह समझौता जो है सिर्फ महिलाओं, युवाओं और एमएसएमई किसानों, नवप्रवर्तकों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, जिससे उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुंच मिलेगी और सतत प्रथाओं को समर्थन भी मिलेगा। कृषि में भी लाभ देखने को मिलेगा। भारत के कृषि उत्पादों जैसे कि जो भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य तेल हैं, समुद्री खाद्य पदार्थ हैं, सभी पे शुल्क में भी कटौती की जाएगी और ब्रिटेन से यहाँ की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो सकेंगी। अब इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेगा। इतने सारे तो बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ तो इसका इफेक्ट होगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यापार जो विस्तार है, इसमें सीएटीए का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर देगा। जो अभी तक व्यापार हो रहा है ब्रिटेन के साथ, वो लगभग 2030 तक दोगुना होने को है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार लगभग 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 2040 तक भारत और ब्रिटेन के निर्यात में भी 60% की वृद्धि होने का अनुमान है। रोजगार भी सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से दोनों देशों में विशेष रूप से विनिर्माण सेक्टर, सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, बढ़ा हुआ निवेश जैसे कि समझौतों में एमएसएमई स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए अनुकूल प्रावधानों को शामिल किए जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में निवेश प्रवाह को भी बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक, भारत ब्रिटेन संबंधों का समय के साथ विकास कैसे हुआ, तो ऐसा मतलब क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे शासन किए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे, देखिए समय आने धीरे धीरे अभी 100 वर्ष हुआ भी नहीं है भारत को आजाद हुए, क्योंकि उसके पहले ही इतने संबंध अच्छे कैसे हो गए कि भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां पे साइन कर लिया। तो व्यापार और निवेश के सेक्टर में देखिए 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार जो था 21.34 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और यह भारत का ब्रिटेन को निर्यात जो है 12.6% से बढ़कर 14.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये सब इतना नहीं डाटा याद रखना, बस ये रखना है कि हाँ चलो व्यापार और निवेश में भारत को निर्यात में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, भारत को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सेक्टर में भी 2024 में शुरू किए गए भारत ब्रिटेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव टीएसआई जो है टीएसआई, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। ब्रिटेन अब भारत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान साझेदार है। तो ब्रिटेन अमेरिका के बाद ना भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान साझेदार है। इसके अलावा भारत ब्रिटेन जो है वो नेट जीरो इनोवेशन, ठीक है, नेट जीरो इनोवेशन, वर्चुअल सेंटर, हरित हाइड्रोजन और डिकार्बोनाइजेशन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रिटेन ने भारत को अपने इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड में भागीदारी भी घोषित किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो भी साइंस पार्टनरशिप होगा उसमें भी ब्रिटेन भारत का भागीदार बनेगा। इसके अलावा रक्षा सुरक्षा में भी भारत और ब्रिटेन ने कोंकर, कोबरा, वारियर और अजय वारियर जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए। तो यहाँ से ये ना प्रीलिम्स भी क्वेश्चन बन सकता है। वारियर, अजय वारियर, कोंकर और कोबरा ये सभी के सभी अभ्यास किसके साथ होता है, तो ब्रिटेन के साथ ये रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा, जो इंडो पैसिफिक सहयोग और रक्षा तकनीक पर भी केंद्रित होगा। ठीक है, तो कोंकर, कोबरा, वारियर, अजय वारियर जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से फिर अच्छा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य के सेक्टर में अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत और ब्रिटेन ने, ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर कार्य किया था। विशेष रूप से एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन साझेदारी के माध्यम से ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस एनएचएस में 60,000 से अधिक जो है भारतीय कार्य कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के सेक्टर में भी भारतीय बहुत ज्यादा पेशेवर वहां पे मिल जाएंगे आपको। भारतीय प्रवासी ब्रिटेन में लगभग 1.86 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो बहुत सारे सेक्टर, विज्ञान, कला, व्यापार, राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान भी वहां दे रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय मूल के व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, भारत ब्रिटेन के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो किन क्षेत्रों में टकराव, अगर टकराव की बात किया जाएगा तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे क्या, प्रत्यर्पण मुद्दे। भारत ब्रिटेन पे भगोड़ों जैसे कि विजय माल्या को ब्रिटेन शरण दे रखा है। ठीक है, तो इनको शरण देने का आरोप लगाता है। प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की अनिच्छा जो है वो कानूनी और कूटनीतिक विश्वास को प्रभावित करती है, क्योंकि भारत चाहता है उनको भारत वापस लाना, परंतु जो है वहां की जो भी कानूनी है तो प्रक्रिया है जिसकी वजह से वो नहीं ला पा रहे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार का सहयोग है इनके प्रति
जो भी भगौड़े हैं प्रत्यर्पण मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी जो है इनके बीच मतभेद है। इस युद्ध पे भारत की तटस्थ नीति है, जबकि ब्रिटेन जो है यूक्रेन की समर्थक है, तो यहाँ भी मतभेद है। इसके अलावा शक्ति रणनीति से मेल नहीं खाते, जिससे रणनीतिक असहजता उत्पन्न होती है। इसके अलावा जलवायु शुल्क, जैसे ब्रिटेन की योजनाबद्ध जो है कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली, इन शॉर्ट बोले तो CBAM, इस पे स्टील जैसे भारतीय निर्यातों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत इसे संरक्षणवाद के रूप में देखता है कि भारत के मतलब कहीं न कहीं स्टील जो व्यापार है, निर्यात है, वो घाटा का हो सकता है जलवायु शुल्क कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली के तहत। ठीक है। खालिस्तानी गतिविधियों पर भी भारत और ब्रिटेन के बीच मतभेद है, जैसे कि ब्रिटेन क्या कहता है कि ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनों से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है खालिस्तान समर्थक लोग पे प्रदर्शन करते हैं और उनको छूट दे रखा है। भारत चाहता है कि ब्रिटेन जो है इन अलगाववादी गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं करता। यहाँ भी मतभेद है। बौद्धिक संपदा अधिकार पर भी, जैसे कि ब्रिटेन द्वारा सख्त बौद्धिक संपदा संरक्षण की मांग की जाती है, भारत की किफायती दवाओं और लचीले नवाचार नियमों की आवश्यकता के साथ ये टकराती है। ठीक है। तो इस पे भी भारत और ब्रिटेन के बीच मतलब कुल मिला के उतना ज्यादा नहीं है। बाहरी चीजों पे ज्यादा मतभेद है, जैसे यूक्रेन, खालिस्तान और फिर भगौड़े जो हैं, और फिर थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। जैसे कार्बन वाला उसके रूल और फिर बौद्धिक संपदा भी। ठीक। भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत क्या कदम उठा सकते हैं? तो भारत जो है ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठा सकते हैं कि और भी ज्यादा जो भी थोड़ा बहुत मन मुटाव है या फिर जो भी थोड़ा बहुत असहमति है, मन मुटाव नहीं कह सकते, असहमति कह सकते हैं, तो जो भी भारत का ब्रिटेन के साथ असहमति है वो कैसे सुधार सकते हैं? तो फर्स्ट है कि सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। तो AU के US जैसे मंचों का लाभ उठाते हुए भारत ब्रिटेन को इंडो पैसिफिक रणनीति, आतंकवाद रोधी सहयोग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को विस्तारित करनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त जलवायु कार्रवाई, जैसे कि साझा अनुसंधान मंचों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि और हरित नवाचार पे सहयोग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है व्यापार और निवेश कूटनीति। ठीक है। व्यापार और निवेश कूटनीति, तो निवेश को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक क्षमता केंद्र GCC के रूप में भी बढ़ावा देने हेतु बाजार वैश्विक पहुंच का विस्तार करता है। प्रवासी भारतीयों का लाभ उठाना। ठीक है। प्रवासी भारतीयों का लाभ उठाना, क्योंकि भारत के बहुत सारे लगभग वहां पे प्रवासी हैं, तो ब्रिटेन में 18.6 लाख की जो आबादी है भारतीय समुदाय को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहुंच के लिए शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत तो कल्चर जो है भारत से मिलता जुलता होगा, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे मजबूती हो सकते हैं रिश्ते। इसके अलावा जो भी कूटनीति, निवेश वगैरह की वजह से और जलवायु कार्रवाई की वजह से और फिर सुरक्षा संबंध के मैटर पे भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है ब्रिटेन के साथ। तभी CAT का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो भारत जो है वो ब्रिटेन विजन 2035 और CTA रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी, ठीक है, रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत बनाते हैं, जिससे कि व्यापार, नवाचार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होते रहते हैं। ठीक है। नीतिगत मतभेदों को सावधानीपूर्वक सुलझाने और केंद्रित कूटनीति से एक मजबूत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी बनाने में मदद मिलेगी। तब देखिए इस CATA भारत ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसे लेके क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन विजन 2035 की रणनीतिक प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए और यह किस प्रकार से ब्रेक्जिट के बाद द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है। ठीक है। तो मतलब यह एक तरह से ही बात है, क्योंकि अभी तक जो संबंध थे वो फ्री ट्रेड के आने की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसकी वजह से, तो इसको लेकर के पुनर्परिभाषित करना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। अब थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत मालदीव संबंधों में पुनः सुधार को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में थोड़ी बहुत सारी चीजें, थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा प्रो चाइनीज बन गया था मालदीव, तो अभी किस तरह से वो दोबारा फिर से सुधार हो रहे हैं। ठीक है। चूंकि दोबारा सुधार हो रहा है तो चर्चा तो बनता है इस पे। ठीक।
और हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो चर्चा में क्यों है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके इंडिया आउट जो अभियान था, क्योंकि वहां के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ना, वो अपने अभियान में ही बोले थे इंडिया आउट करेंगे, और शायद लोगों को पसंद आया तभी तो उनको वो जिताया। ठीक है, तो इंडिया आउट अभियान और उनके प्रशासन से जुड़े अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पे की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत मालदीव जो संबंध है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। और सही बात है, जो वो सपोर्ट कर रहे थे, भारत को आउट करने की बात कर रहे थे, और वहीं के वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो भारत के साथ तो जो तनाव परिस्थिति होना लाजमी है। ठीक है, लेकिन वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पे गए थे। तो अब जब चूंकि बुलावा मिला गए, तो ऐसा क्या हो गया फिर कि जो विरोधी थे वो अचानक से अब थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो देखिए, इस यात्रा की वजह से क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट मिलता है कि राजनीतिक साझेदारी पे प्रगति। ठीक है, राजनीतिक साझेदारी पे प्रगति। तो दोनों देशों ने वर्ष 2024 आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की, और भारत ने अपनी जो है ना नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, और महासागर नीतियों की पुष्टि की। और भारत जो है अपना नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीतियों की पुष्टि करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि आर्थिक एवं डिजिटल साझेदारी। आर्थिक और डिजिटल साझेदारी, तो भारत ने इस बात पे भारत जो है वो इस बात पे प्रकाश डाला कि प्रस्तावित जो मुक्त व्यापार समझौता है एफटीए है, और द्विपक्षीय निवेश संबंध जो है बीआईटी दोनों देशों के लिए एक नए अवसर पैदा करेगी। ठीक है, तो आर्थिक एवं डिजिटल साझेदारी, तो भारत ने एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और द्विपक्षीय निवेश जो है संधि बीआईटी दोनों देशों के लिए एक नया अवसर पैदा करेगा। ठीक है, दोनों देशों ने डिजिटल इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई, रूपी कार्ड और स्थानीय मुद्रा व्यापार पे भी समझौते का स्वागत किया। ठीक है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहां पे पर्यटन के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे मतलब बढ़ावा देगा यूपीआई का, रुपये, इस सब चीजों को। वित्तीय सहायता, भारत ने बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भी देता है, जबकि मौजूदा एलओसी पर एक संशोधन समझौते से मालदीव की वार्षिक जो ऋण चुकौती है उसमें 40% की कटौती होती है। बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिला, जैसे कि दोनों देशों ने जो भी बुनियादी ढांचे परियोजना थी उनका उद्घाटन करते हैं। इसके अलावा अड्डू शहर, वहां का अड्डू शहर है ना, वहां पे सड़कें और जल निकासी, 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं और 3300 सामाजिक आवास इकाइयां भी इसमें शामिल की जाती हैं। स्वास्थ्य देखभाल एवं आपदा सहायता, तो भारत ने 2 आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूबस भीष्म दान दिए। ठीक है, तो भारत क्या करता है, वहां का स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत हो इसकी वजह से 2 भीष्म भी दान कर देते हैं। बहुत ज्यादा न्यूज में भी उस टाइम आया था, आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूबस भीष्म, जो 200 से अधिक घायलों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम होता है। मालदीव के भारत के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करने हेतु किसने प्रोत्साहित किया? तो ठीक है, और एक्चुअली ऐसा क्या हुआ मालदीव में कि वो मतलब फिर से सोचा कि नहीं प्रो जो चाइनीज बन रहे थे, बाइकट कर रहे थे भारत को, अब इनके साथ मिलना चाहिए। तो वहां पे जो एक गंभीर आर्थिक संकट आ गया। तो मालदीव हाल ही में एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, जिसमें कि उसका विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया था। तनाव को और बढ़ाते हुए मूडीज ने देश की कर्ज चुकाने में संभावित विफलता के जोखिम के कारण उसकी क्रेडिट रेटिंग भी घटा दी थी। तो मूडीज जो रिपोर्टिंग जारी करता है उसके अनुसार था कि मालदीव अपना कर्ज भी नहीं चुका सकता, इतना उसके वो गिर रहे थे। भारत पे आर्थिक निर्भरता था मालदीव का। मालदीव जो है अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख स्रोत भारतीय पर्यटकों पे बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि चाइना का तो लोग वहां पर पर्यटन के लिए जाएंगे नहीं, तो भारत के लोग ही जाते थे, और अब भारत से वो विरोध करके बहुत ज्यादा लॉसेस में चल गया था। तनावपूर्ण संबंधों के कारण मालदीव को लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। भारत मालदीव को खाद्य पदार्थ, दवाइयां और निर्माण जैसी सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करता है। भारत की रणनीतिक भूमिका क्या रही है मालदीव के साथ, देखिए। तो चूंकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से मालदीव के विकास
और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाता हुआ आ रहा था, क्योंकि भारत का तो नीति ही है नेबर फर्स्ट हुड पॉलिसी। तो भारत को दूर करना कहीं न कहीं क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में भी डाल सकता है वहाँ का। मालदीव के राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के जल संकट, ठीक है, ऑपरेशन नील, कोविड-19 महामारी और ऑपरेशन कैक्टस 1988 जैसे संकटों के दौरान भारत को प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में स्वीकार किया। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान, उन्होंने स्वीकार किया कि जब भी मालदीव पर संकट आता है तो भारत प्रथम प्रतिक्रिया दाता होता है। अन्य देशों के सहयोग आए या ना आए, लेकिन भारत का सबसे पहले सहयोग जाता है। जैसे कि जल संकट हुआ था 14 में, वहां कोविड-19 महामारी हुई थी, और ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच मजबूत सुरक्षा और मानवतावादी संबंधों को भी यहाँ पे दर्शाया जाता है मालदीव के द्वारा। वहीं चीन के साथ भू राजनीतिक संतुलन, ठीक है, तो नरम रुख भारत और चीन दोनों के साथ संबंधों को संतुलन करने के व्यवहारिक प्रयास को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मालदीव एक विविध विदेश नीति को बनाए रखते हुए भारत के समर्थन से लाभान्वित हो सकेगा। इसके अलावा राजनीतिक यथार्थवाद भी है। यह भारत के आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व को, अब क्योंकि वहां से नजदीक है ना भारत, भारत के पड़ोसी है, तो बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो चूंकि आर्थिक तो है ही और भू राजनीतिक महत्व भी है, इन्हीं सबको पहचानते हुए भारत के साथ संबंधों की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए रणनीतिक पुनर्संतुलन का जो है संकेत देता है मालदीव अपनी तरफ से। उसको समझ आ गया कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ करके कोई फायदा नहीं है। भारत मालदीव संबंधों में पुनः सुधार दोनों देशों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत मालदीव के संबंधों में सुधार से सिर्फ मालदीव को ही फायदा है नहीं, अभी तक हम लोग वही पढ़ते रहे, तो भारत को भी इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो किस तरह से ये दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है हो जाता है इनके संबंध अच्छे होने का। तो रणनीतिक स्थिति, हिंद महासागर में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जो हैं, जो भी इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स होते हैं, इनके पास मालदीव स्थित होता है। उसके कारण मालदीव जो है वैश्विक व्यापार ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत का 50% जो बाह्य व्यापार और 80% जो ऊर्जा आयात है वो इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है। चीन के प्रभाव का मुकाबला, तब चूंकि चीन का कितना प्रभाव है उसके मुकाबले क्या है भारत की स्थिति। तो भारत मालदीव को एक रणनीतिक सहयोगी मानता है। भारत जो है मालदीव को एक रणनीतिक सहयोगी मानता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने और अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने में सहायक हो सकता है। अब हिंद महासागर में भारत का सामरिक क्षेत्र, ठीक है, तो भारत हिंद महासागर को अपना रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है, और मानना भी चाहिए, जिस तरह से चीन जो है दक्षिण चीन सागर पे कब्जा करके है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो स्थिरता है वो सहयोगपूर्ण समुद्री वातावरण बनाए रखना उसके दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चाइना का यहाँ कब्जा हो जाता है मालदीव पे, तो बहुत ही ज्यादा भारत के लिए चिंताजनक होगा। इस दिशा में मालदीव क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का एक प्रमुख साझेदार भी है। मालदीव के लिए भारत का महत्व, तो मालदीव के लिए भारत का महत्व सबसे फर्स्ट है सुरक्षा सहयोग। तो भारत ने एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 में भी हुआ था, इसी के माध्यम से तख्ता पलट जो है उसकी कोशिश को नाकाम किया गया, और इक्वेरियन दोस्ती तथा एकता जैसे नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया। 1988 में जो तख्ता पलट की वहां कोशिश की गई थी, तो उसको भी कैक्टस ऑपरेशन के तहत भारत जो है वो नाकाम करता है। इसके अलावा वहां पे इक्वेरियन दोस्ती और एकता, ठीक है, इक्वेरियन दोस्ती और एकता जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से भी रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पर्यटन योगदान, हिंदू जो भारतीय पर्यटक हैं वो मालदीव के लिए शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में उभरे हैं, जो वर्ष 2023 में 11.2% आगमन हेतु जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है शीर्ष पर्यटक भी है भारत, वहां पे जाते हैं लोग, ठीक है। तो शिक्षा साझेदार भी है भारत, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो मालदीव के छात्र हैं वो भारत पसंदीदा स्थान है उनका, जहाँ उन्हें छात्रवृत्ति और प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंच मिलती है, तो वो भारत ही आते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सहयोग, जो समुद्री स्तर में वृद्धि करेगा और अन्य भी जलवायु संबंधी जोखिम के प्रति मालदीव की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा
समान प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, तो आपदा राहत और मानवीय सहायता, जैसे भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी और कोविड-19 महामारी सहित जो भी आपात स्थितियां आती हैं मालदीव में, उसके दौरान लगातार सहायता प्रदान की जाती है। जैसे एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। भारत ने सुनामी, पेयजल की कमी, कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थितियों में लगातार सहायता प्रदान की है, जिससे एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उसकी भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। भारत मालदीव संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग। ठीक है। तो भारत और मालदीव को एफटीए में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि भारतीय निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी वजह से स्थानीय जो मुद्रा व्यापार है उसको भी अपनाना चाहिए। ठीक है। जैसे कोशिश भी है, रुपये वगैरह वहां पे लागू कर दिया गया, यूपीआई वगैरह। ठीक है। भारत को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है जीएमसीपी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोडक्ट जीएमसीपी जैसी प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने तथा चीनी निर्भरता को कम करने के लिए अंतर समुद्री अंडर सी केबल लिंक विकसित भी करना चाहिए। अंतर समुद्री अंडर सी केबल लिंक विकसित करना चाहिए। ठीक। सुरक्षा एवं रणनीतिक सहयोग। तो भारत को मालदीव के साथ संयुक्त गश्त, जो भी है ईईजी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, गश्ती नौकाओं, ड्रोन की सहायता, खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत भी करना चाहिए। भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का लाभ भी उठाना चाहिए। लोगों के बीच आपसी संबंध, तो जो कि भारत का पड़ोसी है मालदीव, तो लोगों के बीच में भी आपसी संबंध को बढ़ावा देना चाहिए। भारत को इंडिया आउट जैसे नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मालदीव के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग बहुत ज्यादा इंडिया आउट पे जोर देने लगे। तो इसके लिए एक स्वतंत्र मीडिया को समर्थन देना चाहिए ताकि वहां पे ऐसी मीडिया ना हो सके जो इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसा कि वहां की सरकार चाहे। इसके साथ ही फिल्म सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करके दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। कूटनीतिक और राजनीतिक संपर्कता। तो भारत को उच्च स्तरीय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसे नियमित द्विपक्षीय यात्रा, ट्रैक टू की कूटनीति अर्थात की थिंक टैंक, शैक्षिक आदान प्रदान जैसी पहल शामिल हो। साथ ही सार्वजनिक विवादों से बचते हुए मालदीव की संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संबोधित भी करनी चाहिए, ताकि मालदीव का ऐसा फील ना हो कि हम भी बहुत ज्यादा भारत दबाव बनाता है, हम उनको ऐसा लगे कि हम संप्रभु हैं। अब इन चीजों से निष्कर्ष क्या निकलती है, तो भारत मालदीव संबंधों का पुनर्निर्धारण क्षेत्रीय स्थिरता, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा व्यापार, सुरक्षा, लोगों के बीच संबंधों को प्राथमिकता दे करके भारत जो है मालदीव के विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। रणनीतिक कूटनीतिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन होता है एवं सॉफ्ट पावर की भागीदारी हिंद महासागर में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करती है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बदलती क्षेत्रीय भू राजनीतिक के संदर्भ में भारत के लिए मालदीव के साथ सामरिक और आर्थिक महत्व का परीक्षण कीजिए और बताइए कि क्या इसका महत्व रखता है मालदीव भारत के लिए। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन का मेगा डैम, तो ये अभी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का ना, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, उस पे चीन जो मेगा डैम है उसको लेकर के क्या मैटर हो गया है, क्यों ये चर्चा में है। ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि चीन जो है वो तिब्बत में यारलुंग जांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, इस पे एक 60,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित गैलिंग, ठीक है, गैलिंग क्षेत्र के निकट बनाई जाती है। तो चूंकि भारत का हित इससे टकराता है, इसलिए यह विवाद का मुद्दा है। ठीक है। तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित गैलिंग क्षेत्र के निकट बनाई जा रही है।
इस परियोजना की घोषणा जो है वर्ष 2021 में की गई थी। तो इस परियोजना की घोषणा कब किया गया था? तो वर्ष 2021 में की गई थी, जिसमें 5 कैस्केड श्रृंखलाबद्ध बांधों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना वर्ष 2030 तक पूरी होने की संभावना है। तो ठीक है, 2021 में इसका घोषणा हुआ था चाइना के द्वारा और ये 30 तक पूरा हो सकता है। यह परियोजना थ्री जॉर्जेस डैम विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन से 3 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। तो जो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन अभी तक है, उससे 3 गुना ये शक्तिशाली बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में यालुंग जंगपो नदी पे, अर्थात की भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन के जो मेगा डैम है, इसको लेके भारत की बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि भारत के जस्ट बगल में बन रहा है, तो कुछ भी होगा तो भारत उससे प्रभावित होगा ही होगा। तो चूंकि पारिस्थितिकी और भूकंपीय जोखिम का भी खतरा है, यह क्षेत्र हिमालयी भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र सेस्मिकली एक्टिव हिमालयन जोन में स्थित है, जहां पे भारतीय और यूरेशियाई प्लेटें जो हैं आपस में मिलती हैं। इस कारण यह क्षेत्र, चूंकि जहां पे प्लेटें मिल रही हैं वहां पे इतना बड़ा डैम बनेगा, इतनी ज्यादा जल को स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे दबाव पड़ेगा और इसके कारण क्या होगा? यहाँ पे भूकंप आएगा, भूस्खलन होगा और अचानक आने वाली बाढ़ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा भूकंप आए तो अचानक से बांध डैम टूट जाए और बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स के लिए हो जाए और बहुत सारा बाढ़ जो आ जाए, बहुत सारे लोग जनधन की हानियां भी हो सकती है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर विस्थापित होने का कारण बन सकती है, ठीक उसी प्रकार जैसे थ्री जॉर्जेस डैम के निर्माण के दौरान हुआ था, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग क्या हुए थे? विस्थापित हो गए थे। इतना बड़ा डैम बनेगा तो उसके आसपास के लोग वहां से विस्थापित भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि थ्री जॉर्जेस डैम जो था उसके बनने से हुआ था। यह बांध एक प्रकार के वाटर बम के रूप में कार्य कर सकता है और सही बात है, वाटर बम से वो कम नहीं है। ये जो बांध है वो एक तरह से वाटर बम की तरह कार्य कर सकता है, जिसे चीन जो है भू राजनीतिक दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और वो धमकी भी दे सकता है भारत को कि हम इस डैम को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, इसकी गेट ओपन कर देंगे और आपके जो एरिया है, आपके जो राज्य हैं वो प्रभावित हो जाएंगे बाढ़ों से। विशेष रूप से तब जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, ऐसे में यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है कि चाइना ये चीजें जो है वो भारत के साथ इस डैम के माध्यम से कर सकता है। जल विज्ञान एवं पर्यावरणीय प्रभाव। तो ब्रह्मपुत्र नदी कृषि, आजीविका और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पर्यावरणीय प्रभाव है इसका, वो कृषि, आजीविका और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर अचानक पानी छोड़ा गया तो यह नदी का प्रवाह मोड़ सकता है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो सियांग क्षेत्र है ना, सियांग क्षेत्र जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी यहाँ पे आदि जनजातियां जो है निवास करती हैं, इनको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा परंपरागत जो ज्ञान है उसकी हानि हो सकती है, जैसे कि नदी प्रवाह के कृत्रिम जो नियंत्रण है, इससे क्या होगा कि स्थानीय समुदाय जो है उनके पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन प्रणालियां कमजोर पड़ जाती हैं। इससे न केवल जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, बल्कि सदियों पुराने जो ज्ञान और जीवन शैली भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उसके आसपास जो बाढ़ प्रभावित एरिया थे, इलाके थे, तो उनकी जो जीवन शैलियां थी, उनके जो ज्ञान थे, जिस आधार से वो सर्वाइव करते थे इन सेक्टर में, इन क्षेत्रों में, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कानूनी और राजनयिक कमियां भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कानूनी और राजनयिक कमियां क्या होगी, कैसे होगी, तो इसको पढ़ते हैं। तो चीन की एक तरफा जल परियोजनाएं भारत के नदी तटीय अधिकारों की अवहेलना करती है, क्योंकि चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जल साझेदारी संधि वाटर शेयरिंग का हस्ताक्षर करता नहीं है, तो वो अपने मनमाना तरीके से इसका उपयोग कर सकता है और धमकी भी दे सकता है। क्षेत्रीय जल और खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। यह बांध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण को प्रभावित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जल, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे स्थानीय कृषि, आजीविका व खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी पे चीन द्वारा बांध निर्माण पे भारत की आखिर प्रतिक्रिया क्या है? तो चीन जब ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इतने सारे लॉसेस हैं भारत को, तो भारत विरोध करेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो बाकी भारत का प्रतिक्रिया क्या है, इस पे भी जानना इम्पोर्टेंट है।
तो सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना जो है, सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना भारत में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 11.2 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना की योजना बनाई है। यह परियोजना चीन द्वारा बनाए जा रहे बांधों के जवाब में रणनीतिक एवं जल सुरक्षा उपाय के रूप में विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि चीन की अपस्ट्रीम डैम से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे भारत खुद का अपना एक डैम बना लेगा तो वहां से अचानक पानी आता भी है, बाढ़ की स्थिति आती भी है, तो ये जो डैम होगा भारत का खुद का, वो उसको नियंत्रित करेगा और क्षेत्र की जल ऊर्जा और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी पहल है। इस परियोजना से स्थानीय जनजातियों, विशेष रूप से आदिम समुदाय जो है, इनकी भागीदारी भी शामिल की जाएगी। निगरानी और नदी का योगदान। तो भारत के पास ब्रह्मपुत्र बेसिन का केवल जो है 34% हिस्सा है, फिर भी यह नदी के प्रवाह में 80% से अधिक का योगदान देता है, जिसका कारण है कि 2371 mm वर्षा और हिम पिघलन, जबकि तिब्बत में केवल 300 mm वर्षा ही होती है। भारतीय सहायक नदियां विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में जल संसाधनों में 30% और जल विद्युत संभावनाओं में 41% का होगा। ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेकार है। तो जिसमें अनेक चुनौतियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश जो है, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना जैसे कि मानस संकोच तिस्ता गंगा लिंक परियोजना है, और जोगी घोपा तिस्ता फरक्का लिंक है। ठीक है, जोगी घोपा तिस्ता फरक्का लिंक है, मानस संकोच तिस्ता और गंगा, ये सारी चारों नदियां। इस परियोजना का उद्देश्य है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी मानस है उसको संकोच और तिस्ता के माध्यम से गंगा से जोड़ दिया जाए, ताकि अगर ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक से उछाल या कुछ भी देखा जाता है तो ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा जोगी घोपा तिस्ता फरक्का लिंक, इस प्रस्ताव के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र को जोगी घोपा बैराज पे गंगा से फरक्का के पास जो है भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। राजनयिक बर्ताव और विश्वास निर्माण उपाय, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो ये तो भारत का अपना डिफेंस हो गया कि भारत ये सारी चीजें करके उसके जो प्रभाव है उसको कम कर सकता है अगर कुछ होता है तो उस डैम की वजह से। इसके अलावा राजनयिक वार्ता भी है एक ऑप्शन। तो भारत चीन के साथ चीन की बुनियादी अवसंरचना और उसके बहाव पे पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा मार्च 2025 में बीजिंग में द्विपक्षीय भी वार्ता हुई, जिनमें जल साझाकरण और सीमा पे सैनिकों की वापसी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। विश्वास निर्माण और उपायों के अंतर्गत पर्यटक जो वीजा है और 5 वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसको भी पुनः शुरू किया गया था। ठीक है, किया गया। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो बंद था उसको भी पुनः शुरू किया गया। इसके अलावा पर्यटक वीजा पर भी यहाँ पे विश्वास जताया गया है। चीन के ब्रह्मपुत्र बांधों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए भारत क्या उपाय कर सकता है? ठीक है, तो भारत और क्या क्या उपाय कर सकता है? तो भारत जो है वो सामरिक जल अवसंरचना में तेजी लाना। ठीक है, तो भारत क्या कर सकता है? तो सामरिक जो जल संरचना है उसमें तेजी ला सकता है। भारत को अरुणाचल प्रदेश में जो अपर सियांग जल विद्युत परियोजना है, जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट इसका प्लान है भारत का सियांग जल विद्युत, उसको तेजी से पूरा करना चाहिए, जिसमें 300 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित है, जो अप स्ट्रीम अर्थात की ऊपरी धारा के प्रवाह में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल भंडारण क्षमता का विस्तार भी करना आवश्यक है, जैसे चीन द्वारा की जा रही गतिविधियों से अगर उत्पन्न बाढ़ होती है और मौसमी जल संकट जैसी समस्या आती है, उसको भी कम किया जा सके। तो इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में भी भंडारण करने की क्षमता होनी चाहिए, और ताकि वो पानी तेजी से आकर के वहां भंडारित हो सके। इसके अलावा ऊपर में भी, ठीक है, ऊपरी जो धारा है उसके लिए तो सियांग डैम है ही नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा वैज्ञानिक एवं संस्थागत तैयारी को सुदृढ़ करना, जो चीन के बांध निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न जो पारिस्थितिकी और भू राजनीतिक जोखिम होगा उसका वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान द्वारा रेखांकित की गई सिफारिशों के अनुसार वास्तविक समय में डेटा मॉडलिंग और पूर्वानुमान विश्लेषण के संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक होगा कि कुछ भी खतरा हो उससे पहले ही लोगों को जागरूक किया जा सके, पूर्वानुमान किया जा सके कि ये खतरा होने वाला है। जैसे कि जल के संभावित हथियारकरण की स्थिति में समय रहते ही प्रभावी प्रतिक्रिया जो भी बचाव के उपाय हैं वो अपनाया जा सके। तो वहां पे ऐसी एक सिस्टम विकसित करनी चाहिए जिसकी वजह से उसका पूर्वानुमान भापा जा सके कि यहाँ पे क्या क्या खतरा हो सकता है। इसके अलावा अंतर संयोजन और चैनल डाइवर्जन योजनाओं को लागू करना चाहिए, जैसे कि
भारत को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA की अंतरिक्ष योजनाओं को क्रियान्वित भी करना चाहिए, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को गंगा बेसिन से जोड़ करके अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा वहां पे जल आएगा ब्रह्मपुत्र नदी में, उस जल को यहाँ पे चूंकि बहुत सारी नदियां एक दूसरे से लिंकअप रहेंगी, तो वो चारों तरफ मैदानी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे सूखा इलाके में वो हो जाएंगे। सूखा इलाकों में भी बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा और उनके प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय जल चैनल प्रणाली मानसूनी जल भराव को नियंत्रित करने और बाढ़ की संवेदनशीलता को कम करने के लिए एक बफर के रूप में भी कार्य कर सकता है। ठीक है। राज्य और क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त करना। तो चीन ने वर्ष 2022 के बाद के साथ महत्वपूर्ण जो भी है जल वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना बंद कर दिया है। ऑलरेडी बंद कर चुका है कि हम साझा नहीं करेंगे भारत के साथ। ब्रह्मपुत्र पे वर्ष 2002 से लागू समझौता ज्ञापन जून 2023 में समाप्त हो गया और सतलुज नदी पे वर्ष 2005 में MOU जो था वो 2020 में समाप्त हो गया। तब से नवीकृत नहीं किया गया। तो जो भी समझौता था ना ब्रह्मपुत्र और सतलुज पे, वो सारा का सारा जो है 2023 में और 2020 में चाइना खत्म करके रखा हुआ है कि हम जो मर्जी ब्रह्मपुत्र सतलुज पे करेंगे। भारत को क्या चाहिए कि वह चीन के साथ जो भी राजनयिक माध्यम से संवाद है उसको आगे बढ़ाए, ताकि डाउन स्ट्रीम निचले प्रवाह पे पड़ने वाले प्रभावों को सतत मूल्यांकन करने हेतु वास्तविक समय में विस्तृत जल परियोजना संबंधी डेटा प्राप्त किया जा सके। तो भारत को ऐसे मतलब वहां पे साझेदारी करनी चाहिए, ताकि उनके क्षेत्र में है तो वहां पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसकी जानकारी चाइना जो है वो भारत को दे सके। साथ ही भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी क्षेत्रीय समन्वय विकसित करना भी आवश्यक है, ताकि संयुक्त आपदा तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सीमावर्ती जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि उद्गम और प्रवाह। ठीक है, उद्गम और प्रवाह। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वतमाला में स्थित चमयुंगडुंग हिमनद ग्लेशियर, ठीक है, चमयुंगडुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जहां पे इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होती है, कैलाश पर्वतमाला में चमयुंगडुंग हिमनद ग्लेशियर से, जहां से यारलुंग सांगपो कहते हैं। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से सियांग या दिहांग नाम से प्रवेश करती है, फिर असम से प्रवाहित होकर के तीस्ता नदी से मिलकर के बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। इसके बाद यह गंगा पद्मा से गोवा लुंडो घाट के पास जाकर के मिल जाती है। ठीक है। और अंततः लास्ट में कहा जाती है तो मेघना नदी में जाकर के विलीन होकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यह असम में तीस्ता से मिलती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद गंगा से कहाँ मिलती है तो गोवालुंडा घाट के, और गंगा वहां पे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में मेघना। ठीक, बेसिन घाटी। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो विस्तार है वो चीन, तिब्बत वाला एरिया, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक है। भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम इत्यादि जो राज्य हैं वो शामिल हैं। यह घाटी उत्तर और पश्चिम में हिमालय, पूर्व में पटाकाई की पहाड़ियां। ठीक है। तो उत्तर में और पश्चिम में हिमालय और पूर्व में पटाकाई की पहाड़ियां तथा दक्षिण में असम की पहाड़ियों से घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 916 किलोमीटर भारत में बहती है। 2900 में से मात्र 916 भारत में। गंगा जो है भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत के भीतर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी है कौन? तो गंगा। प्रमुख सहायक नदियां, दाहिने तट की नदियां हैं इसकी ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी। ठीक है। तो इसके दाहिने तट की नदियां हो जाएंगी लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोच, तीस्ता। और बाएं तट की नदियां हो जाएंगी बुर्दीहिंग, दिशांग, दिखो, धनसिरी, कोपिली। बुर्दीहिंग, दिशांग, दिखो, धनसिरी और कोपिली। ठीक है। पारिस्थितिकी एवं जल विज्ञान संबंधी महत्व। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भारत के कुल जल संसाधनों का लगभग 30% से अधिक और देश के लगभग 41% जल विद्युत क्षमता में योगदान करती है।
यह काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन भी करती है। जैसे घाटी और उसके आसपास की पहाड़ियों में पतझड़ वाले वन डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। विशेषताएं क्या क्या है इसकी? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, और उमानंदा जो विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, वो दोनों ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित हैं, जो इसकी विशिष्ट जल प्रवाही संरचना को दर्शाते हैं। अब इसी के साथ जो अंतरराष्ट्रीय मैटर था 4-5 वो होता है द एंड फाइनली। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कोई भी जैसे कि साइंस टेक और जिस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर पॉलिटी से आता है शासन, उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।